अरे रीना, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। तूने तो मेरे घर की किस्मत ही बदल दी। इतनी अच्छी बहू दिला दी कि अब मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं रही। अरे बुआ जी, ये क्या कह रही हैं आप? अभी तो बस शुरुआत है। नहीं नहीं रीना, मैं दिल से कह रही हूँ। आजकल कहाँ मिलती है ऐसी लड़कियां, पढ़ी लिखी, समझदार, दिखने में भी इतनी सुंदर, ऊपर से अपने ही परिवार की। अब तो बिल्कुल अपनेपन का एहसास रहेगा। अरे बस बुआ जी, यही तो मैं चाहती थी। अपना रिश्ता अपनी ही लोगों में रहे, लड़की भी जानी पहचानी और घर भी जाना पहचाना। सच बताऊं, जब तूने पहली बार नैन्सी का रिश्ता बताया था ना, तब भी मेरे मन को तसल्ली हो गई थी। मैंने सोचा रीना अपनी भतीजी के बारे में गलत थोड़ी ना बताएगी, आखिर अपने घर की लड़की है भाई। बिल्कुल। और फिर मैं नैन्सी को बचपन से जानती हूँ, उसकी एक एक आदत मुझे पता है। उसकी बातें भी बहुत अच्छी लगी। बिट्टू की शादी में पहली बार देखा था, जितनों से मिली बड़े प्यार से मिली, सब उसी की तारीफ कर रहे थे। अरे बुआ जी, अभी तो आप उसे ठीक से जानती भी नहीं है। अच्छा, उससे भी ज्यादा कुछ है क्या? अरे बहुत कुछ है। मैं तो कहती हूँ, अगर आप हाथ में दिया लेकर भी पूरे शहर में घूम आती ना, तब भी नैन्सी जैसी लड़की नहीं मिलती आपको। अरे वाह, इतनी तारीफ। तारीफ नहीं है बुआ जी, सच बोल रही हूँ। आजकल की लड़कियां दो बातें सुनते ही मुंह बना लेती है, लेकिन नैन्सी बहुत समझदार है, सबको साथ लेकर चलना जानती है। अरे यही बात तो मुझे सबसे अच्छी लगी। हमारे घर में हमेशा मिलजुल कर रहने का माहौल रहा है। मुझे उम्मीद है कि वो भी उसी तरह घर संभाल लेगी। अरे संभालेगी क्या, पूरे घर की जान बन जाएगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। भगवान करे तेरी बात सच निकले। मैं तो उसे बेटी बनाकर रखूंगी, बहू समझकर नहीं। हर वो भी आपको माँ से बढ़कर मानेगी, मैं उसकी गारंटी लेती हूँ। तेरी बातों से ना मेरा मन और खुश हो गया। अब तो लग रहा है कि मैंने अपनी बेटे के लिए बिल्कुल सही फैसला लिया है। आपने फैसला नहीं किया बुआ जी, सही हीरा चुना है। अच्छा, फिर तो अब मैं ना पड़ोस में भी सबको यही बताऊंगी कि मेरी बहू सबसे अलग है। अरे क्यों नहीं, बताइए, मुझे पूरा भरोसा है, कुछ ही दिनों में पूरा मोहल्ला नैन्सी की तारीफ करेगा। अच्छा चल, अब मैं फोन रखती हूँ। नैन्सी के लिए उसकी पसंद की मिठाई बनवानी है। नई बहू को खुश रखना भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना भाई। बिल्कुल बुआ जी, बस उसे इतना प्यार दीजिए कि उसे कभी लगे ही नहीं कि वो इस घर में नहीं है। तूने इतना अच्छा रिश्ता कराया है, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे बुआ जी, अपनों के लिए इतना तो बनता ही है। अब देखना, आपकी ये बहू पूरे खानदान में मिसाल बनेगी। शोभा और रीना कुछ देर तक बातें करती रही। कुछ दिन बीतते हैं और नैन्सी शोभा के घर की बहू बन जाती है। आज नैन्सी का अपने ससुराल में गृह प्रवेश था। आजा बहू, पहले दाहिना पैर अंदर रखना, धीरे धीरे, हाँ बस ऐसे। अरे वाह शोभा, बड़ी सुंदर बहू लाई हो। सच में जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है। भगवान की कृपा है भाई। चल बहू, पहले कलश को हल्के से पैर लगाकर अंदर करना। जी। अब इस थाल में पैर रख और फिर अंदर चलना। जी। अब मंदिर में पहले भगवान के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद आरती होगी। सही बात है, नए घर की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से ही होनी चाहिए। बहू, ये आरती की थाली पकड़। जी। अब पूरे घर में दीपक लेकर एक चक्कर लगा ले, हमारे यहाँ यही रिवाज है। अभी? हाँ बहू, बस 2 मिनट का काम है। अच्छा। उसके बाद रसोई में जाकर थोड़ा सा दूध उबालना है, उसे शुभ माना जाता है। जी। और फिर सबसे बड़ों का आशीर्वाद लेना। अभी और? अरे बहू, शादी ब्याह में एक दिन तो ये सब करना होता है, उसके बाद तो आराम ही आराम है। हाँ बेटी, ये तो हर घर की परंपरा। अच्छा बहू, अब ये चावल की मुट्ठी पीछे की तरफ फेंक दे। मम्मी जी, अभी ये भी करना है? हाँ बहू, बस आखिरी रस्म है। आखिर आखिर करके आप 5 बार बोल चुकी हैं। अरे नहीं, ये सच में आखिरी है। मम्मी जी, कितनी रस्में करवाएंगी आप? बस बेटा। क्या बस? मैं सुबह से तैयार हो रही हूँ, फिर शादी, फिर विदाई, फिर यहाँ आती एक के बाद एक रस्म, मैं थक गई हूँ। बहू, सब लोग देख रहे हैं, धीरे बोलना। देखने दीजिए, मुझे कोई शौक नहीं है बार बार इधर से उधर घूमने का। जितनी रस्में थी एक साथ बता देती आप। अरे बहू, ये बात करने का क्या तरीका है? पहली बार घर में कदम रखा है और आते ही ऐसी आवाज। तो क्या करूँ, थकान हो रही है तो बोलो भी ना। थकान अपनी जगह है, लेकिन बड़ों से ऐसे बात नहीं करते बेटा। अगर कोई रस्म समझ में नहीं आ रही थी तो प्यार से भी कह सकती थी। रहने दीजिए बहन, बच्ची है, रास्ते भर की थकी हुई है। बच्ची नहीं हूँ मैं, जो महसूस होता है वही बोलती हूँ। यही आदत अगर शुरू से रही तो घर में तो मुश्किल होगी भाई।
बहू का पहला दिन तो पूरे घर की पहचान बन जाता है। नैन्सी चलो बेटा, बस 2 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। मुझे तो पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, इतनी रस्में करवाकर मेरा सिर घुमा दिया। शोभा बुरा मत मानना, लेकिन बहू को थोड़ा समझाना पड़ेगा, वरना लोग यही कहेंगे पहले दिन से ही बहू घर वालों को जवाब देने लगी। हाँ, मैं बात करूंगी उससे। जो कहना है बाद में कह लीजिएगा, अभी मुझे सिर्फ आराम करना है, मैं एक भी रस्म और नहीं करूंगी। हे भगवान, अभी तो बहू घर में आई है और ये हाल है। सच कहूँ शोभा, आज तेरी खुशी देखकर आए थे, लेकिन जाते जाते चिंता लेकर जा रहे हैं। शोभा का मुंह बन गया था। कुछ देर बाद शोभा नैन्सी के पास जाती है। आज तुम्हारा घर में पहला दिन था बेटा, कम से कम आज तो अपने मुंह पर थोड़ा काबू रखती। सबके सामने जिस तरह तुमने मुझसे बात की, उससे मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, तुम्हें अंदाजा भी है? बेइज्जती? मैंने कौन सा झूठ बोल दिया? झूठ सच की बात नहीं है, बात करने का तरीका भी होता है। क्यों मम्मी जी, मैं क्यों मुंह बंद करके रखूं? क्योंकि हर बात सबके सामने नहीं बोली जाती। और मैं कब से इतनी भारी साड़ी पहनकर, इतने भारी गहने पहनकर खड़ी थी, उसका क्या? ऊपर से इतनी गर्मी, मेरी हालत कितनी खराब हो रही थी, पता है आपको? अरे तो शादी ब्याह में तो ऐसा ही होता है बेटा, सब निभाते हैं। निभाते होंगे, लेकिन बेवजह किसी को घंटों खड़ा तो नहीं रखते। कोई तुम्हें जानबूझकर परेशान नहीं कर रहा था। अच्छा, आप रस्में जल्दी करवा रही थी? मुझे तो ऐसा लगा कि आप अपनी सहेलियों के साथ गप्पे मारने में ज्यादा व्यस्त थी। अरे वो मेरी सालों की सहेलियां हैं, 2 बातें कर ली तो क्या हो गया? अरे मुझे क्या पता कौन आपकी सहेली है, मुझे तो बस इतना दिखा कि मैं खड़ी हूँ और आप हंस हंस कर बातें कर रही है। देखो, तुम्हें अगर परेशानी थी तो मुझे अलग से बता सकती थी। गुस्सा आ गया, मुंह से निकल गया, उसमें क्या? ये आदत बदलनी पड़ेगी, जो मन में आए वो हर जगह नहीं बोलते। मैं बनावटी नहीं हूँ, जो लगता है वही बोलती हूँ। अरे तुम बहू हो इस घर की, बहू की तरह रहो, मेरी सास बनने की कोशिश मत करो। और आप भी ये मत समझिए बहू हूँ तो आपकी नौकर हूँ। हाँ, मैंने कब तुम्हें नौकर कहा? मतलब तो वही है ना, जब चाहे खड़ा कर दो, जब चाहे ये करो वो करो, मेरी भी कोई सीमा है। सीमा किसी ने पार की है तो तुमने। पहले ही दिन पूरे मोहल्ले के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मोहल्ले की चिंता है आपको, मेरी नहीं। मेरी तबीयत खराब हो रही थी, उसकी चिंता किसी थी? तुम्हें 2 मिनट की तकलीफ बड़ी लग रही है, लेकिन मुझे तो लोगों के सामने झुकना पड़ा। लोग 2 दिन बाद करेंगे, फिर भूल जाएंगे। लोग भूल जाएंगे, लेकिन पहली छाप नहीं भूलती। मुझे लोगों की नहीं, अपनी सुविधा की चिंता है। ये सोच घर नहीं चलाती, घर में सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। साथ लेकर चलने का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बात कहना छोड़ दूं। बात कहना और बड़ों की बात काटना दोनों अलग बातें हैं। अगर मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं आगे भी बोलूंगी। तो फिर तुम्हें सुनने की भी आदत डालनी पड़ेगी। शोभा और नैन्सी कुछ देर तक ऐसे ही बहस करते रहते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नैन्सी के पास नैन्सी की माँ का फोन आता है। हेलो माँ। हाँ बेटा, कैसी है? सब ठीक है ना? ससुराल ने सबने अच्छे से रखा है? रखा तो है, लेकिन यहाँ आकर समझ में आ गया कि लोगों की बातें और हकीकत में कितना फर्क होता है। क्यों बेटा, क्या हुआ? माँ, सबसे पहले तो यहाँ कमरे में एसी ही नहीं है। क्या? एसी नहीं है? ना, बस एक पंखा चल रहा है। इतनी गर्मी में मेरी हालत खराब हो रही है। अरे, शादी से पहले तो किसी ने बताया ही नहीं। कौन बताएगा? सबने तो बस इतना दिखाया कि हमारे घर बहुत अच्छा है। और बाकी सब कैसा है बेटा? अरे बाकी भी कुछ खास नहीं है। हमारे घर में रोज 5-6 तरह की चीजें बनती है। यहाँ देखो, 2 सब्जी और रोटी बन गई तो जिससे बहुत बड़ा काम कर दिया। इतनी कमी है क्या? कमी नहीं है माँ, साफ साफ बोलूं ना तो बहुत कंजूस लोग हैं ये। धीरे बोलना बेटा, कोई सुन लेगा। अरे सुन ले तो सुन ले, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। नहीं नहीं, शादी हुई है, थोड़ा समय दे, फिर देखना। समय देने से एसी तो नहीं लग जाएगा ना, और खाने का तरीका तो नहीं बदल जाएगा ना। शोभा कैसी है? बाहर वालों के सामने तो बहुत मीठा मीठा बोलती है, लेकिन हर बात में रस्म नियम, ये करो वो करो। मुझे ना पहले दिन से ही थका दिया। तू भी थोड़ा संभल कर रहा करना। मैं क्यों संभलूं? अगर कोई बात पसंद नहीं आएगी तो बोलूंगी तो सही। बेटा, ससुराल में थोड़ा सोच समझ कर बोलना पड़ता है। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। शोभा दरवाजे के पास आकर रुक जाती है और अनजाने में बातें सुन लेती है। देख, बात बढ़ाना मत, अभी सब नया नया है। मैं सच बताऊं, मुझे ना यहाँ आकर बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा जैसा रीना बुआ बता रही थी। उन्होंने तो ऐसा दिखाया था जैसे मैं किसी महल में जा रही हूँ। अच्छा, अभी कुछ दिन देख ले। देख ही रही हूँ ना,
पहले दिन ही समझ में आ गया, यहाँ खर्चा बचाने पर ज्यादा ध्यान है, छोटी छोटी चीजों में भी हिसाब रखते हैं। अरे तू अपना ध्यान रख। ठीक है माँ, बाद में बात करती हूँ। अच्छा बेटा, भगवान सब ठीक करेगा। हाँ, रखती हूँ फोन। नैन्सी फोन रखकर कमरे से बाहर चली जाती है। हे भगवान, अभी इस घर में आए 2 दिन नहीं हुए और अपने मायके में बैठकर हमारे घर की एक एक बात बताई जा रही है। अगर आज ये छोटी छोटी बातें पहुंचा रही है तो कल घर की हर बात बाहर जाएगी। रीना, तूने ये क्या कर दिया? तू तो कह रही थी हाथ में दिया लेकर भी ढूंढूंगी तो भी नैन्सी जैसी लड़की मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन तूने तो ऐसी लड़की मेरे सिर मढ़ दी जो घर बसाने से ज्यादा घर की बातें बाहर पहुंचाने में लगी है। आज पहली बार लग रहा है कि मैंने अपनी ही रिश्तेदारी पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। शोभा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वहीं दूसरी तरफ पूनम रीना के पास फोन कर देती है। हेलो भाभी, नमस्ते। नमस्ते रीना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। हम तो ठीक है। हाँ सुन, तेरी बुआ का घर इतना भी बड़ा नहीं निकला जितना तो बता रही थी। क्या मतलब? अरे वहां तो कमरे में एसी तक नहीं है। क्या? और खाने का भी बड़ा नाम सुनाया था तूने। वहां तो 2-3 तरह का खाना बनता है, हमारे यहाँ तो उससे ज्यादा बन जाता है। भाभी, आप ये सब क्या बोल रही हैं? मैं तो वही बोल रही हूँ जो सुनने में आया। लेकिन आपको ये सब बताया किसने? अब मैं क्या ही बताऊं, घर की बात घर वालों से ही तो पता चलती है। भाभी, कहीं नैन्सी ने तो? अरे तेरे भैया आ गए, चल बाद में बात करेंगे। जी। फोन कट जाता है। ये क्या हो रहा है? अभी शादी को कितने दिन हुए और बात वहां तक पहुंच गई। तभी शोभा का फोन आता है। हेलो बुआ जी। रीना, तूने ये कैसी लड़की हमारे घर बहू बनाकर भेज दी? क्या हुआ बुआ जी? क्या नहीं हुआ ये पूछ। पहले दिन पूरे मोहल्ले के सामने मेरी बेइज्जती करवाई, अब घर की एक एक बात अपने माँ के फोन करके बता रही है। क्या कह रही हैं आप? क्या नहीं रही हूँ, अपनी कानों से सुनकर बोल रही हूँ। एसी नहीं है, हम कंजूस है, 2-3 सब्जी बनती है, हमारे घर की हर बात वहां बैठकर सुना रही है। ये सब नैन्सी ने कहा? हाँ, और नहीं तो किसने। मैं खुद दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं हुआ था, इसीलिए तो पहले चुप रही, लेकिन अब रोज रोज मेरी इज्जत उछलेगी तो कैसे चलेगा। बुआ जी, अब शांत रहिए। शांत कैसे रहूं? जिस लड़की की तूने इतनी तारीफ की थी वही हमारे घर की बातें पहुंचा रही है, रिश्तेदारों में हमारी हंसी बन जाएगी। मैं समझ रही हूँ। नहीं रीना, तू अभी समझ नहीं रही। अगर अभी से नहीं समझाया तो आगे बहुत परेशानी होगी। ठीक है बुआ जी, अब चिंता मत कीजिए, मैं पहले पूरी बात समझ लेती हूँ। जल्दी कुछ कर, वरना बात हाथ से निकल जाएगी। जी बुआ जी, मैं थोड़ी देर में आपसे फिर बात करती हूँ। रीना शोभा की बात सुनकर परेशान हो जाती है। तभी उसके पास उसकी सास सरिता आती है। रीना, क्या हुआ? अभी से इतनी परेशान क्यों दिख रही है? किसका फोन था? माँ जी, वो बुआ जी का फोन था। अरे, सब ठीक तो है ना? नहीं माँ जी, वो नैन्सी की शिकायत कर रही थी। शिकायत? कैसे शिकायत? कह रही थी नैन्सी पहले दिन से ही सबके सामने जवाब दे रही है, अब घर की बातें भी फोन करके अपने मायके बता रही है। बुआ जी बहुत दुखी थी, कह रही थी रीना, तूने कैसी लड़की हमारे घर बहू बनाकर भेज दी। ओह, तो इसलिए तू इतनी परेशान है? माँ जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रिश्ता तो मैंने कराया था, अब अगर वहां कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले उंगली तो मुझ पर ही उठेगी। देख रीना, एक बात बता, जब तूने रिश्ता कराया था तब क्या तुझे पता था नैन्सी ऐसा करेगी? नहीं माँ जी, अगर जरा सा भी अंदाजा होता तो मैं कभी ये रिश्ता नहीं करवाती। बस, फिर खुद को दोष मत दे। लेकिन बुआ जी का गुस्सा भी गलत नहीं है ना, उन्होंने मेरी बात पर भरोसा किया था। भरोसा किया था क्योंकि उन्हें भी लगा होगा कि लड़की अच्छी है, लेकिन शादी के बाद इंसान का असली व्यवहार ही सामने आता है। पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे जो हो गया सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। बार बार वही सोचने से कुछ नहीं होगा। फिर क्या करूं मैं? एक काम कर, तू नैन्सी को फोन करके प्यार से समझा, उससे बता कि ससुराल की बातें, हर छोटी छोटी बात मायके में नहीं बताते और बड़ों से कैसे बात की जाती है ये भी समझा। पता नहीं वो मेरी बात मानेगी या नहीं। अरे कोशिश करने में क्या जाता है, आखिर तेरी बात पर तो वो उस घर में गई है, शायद तेरी बात सुन ले। और बुआ जी? शोभा से मैं बात कर लूंगी, उसे समझाऊंगी कि थोड़ा धैर्य रखे, नई शादी है, हो सकता है लड़की धीरे धीरे समझ जाए। थैंक यू माँ जी, आपने तो मेरा दिल हल्का कर दिया। कुछ देर बाद रीना और सरिता शोभा और नैन्सी से वीडियो कॉल पे बात करते हैं। नैन्सी, मैं तुमसे सीधी बात करूंगी, बुरा लगे तो भी सुनना।
जी बोलिए। पहले दिन ही मेहमानों के सामने मम्मी जी से उस तरह बात करने की क्या जरूरत थी? अरे बुआ जी मैं क्या करती, इन्होंने भी तो मुझे तब से खड़ा कर रखा था। इतनी गर्मी, इतनी भारी साड़ी, ऊपर से इतने गहने, मेरी हालत खराब हो रही थी। अगर थोड़ा जल्दी जल्दी रस्में करा देती तो मुझे बोलना नहीं पड़ता। अरे मैंने कौन सा जानबूझकर तुझे खड़ा रखा था? रिश्तेदार आए हुए थे, सबसे मिलना भी मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन मेरी तरफ भी तो देख लेती, मैं कब से परेशान हो रही थी। ठीक है नैन्सी, मान लेते हैं तुम परेशान थी, लेकिन उसका क्या ये मतलब था कि सबके सामने ऊंची आवाज में बोलो? गुस्सा आ गया था बुआ जी। गुस्सा आना अलग बात है, किसी की इज्जत उतार देना अलग बात है। अगर तुम मम्मी जी को कमरे में ले जाकर यही बात कहती तो शायद वो उसी समय रस्में जल्दी खत्म कर देती। हाँ शायद ये मैं कर सकती थी। और एक बात, अपने घर की बातें अपने मम्मी को बताने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने तो बस ऐसे ही बता दिया। ऐसे ही बता दिया था? पूरे मोहल्ले से पहले तेरे मायके में खबर पहुंच गई कि हमारे घर में एसी नहीं है, हम कंजूस है। मुझे कितना बुरा लगा, तुझे पता भी है? अरे मैंने गुस्से में बोल दिया था। नैन्सी, अब एक बात ध्यान से सुन, वो घर अब सिर्फ शोभा बुआ का नहीं है, तुम्हारा भी है। अगर तुम उस घर की बुराई बाहर करोगी तो लोग सिर्फ तुम्हारी सास को नहीं, तुम्हें भी उसी घर की बहू कहेंगे। हाँ बुआ जी ये बात तो सच है, मैंने इस तरह सोचा ही नहीं। बस बेटा, यही समझदारी तो रिश्ते बचाती है। और शोभा, अब मैं तुमसे भी एक बात कहूंगी। जी कहिए ना। अब वो जमाना गया जब सास बहू पर सिर्फ हुक्म चलाती थी। आज अगर घर में शांति चाहिए तो बहू को बेटी नहीं बना सकती तो कम से कम दोस्त तो जरूर बना। मैं तो इसे बेटी की तरह ही रखना चाहती थी, लेकिन पहले ही दिन जिस तरह से इसने जवाब दिया मेरा भी मन दुख गया। दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन तू बड़ी है, कई बार बड़े को ही एक कदम पीछे हटना पड़ता है। बात तो आपकी सही है। और एक बात याद रख, अगर इज्जत पानी है तो पहले इज्जत देनी भी पड़ती है। बहू के मन की थकान, डर और परेशानी भी समझनी होगी। हाँ, शायद मैं उस समय इसकी हालत समझने की बजाय रस्मों में ही लगी रही। पर बस, पुरानी बातें यहीं खत्म। बस अब बात बनी। आखिर अब आप दोनों सिर्फ सास बहू नहीं, एक ही परिवार का हिस्सा है। सही कहा बुआ जी, अगर हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो फिर हमें कौन समझेगा। बिल्कुल, आज से शिकायतें कम और एक दूसरे को समझने की कोशिश ज्यादा करेंगे। यही समझ किसी भी घर को खुशहाल बनाती है और इसी समझ के साथ इस परिवार की नई शुरुआत होती है। सुबह के समय मीना अपने कमरे में बैठकर कपड़े समेट रही होती है। तभी उसकी सास कल्याणी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है और मीना से बोलती है, बहू, सुबह के 8 बज चुके हैं और तुम अभी तक कमरे में ही बैठी हो। हॉल में बोरी में चावल रखे हैं, जाकर उनमें से कंकड़ साफ कर दो। जी मम्मी जी, मैं अभी जाकर चावल साफ कर देती हूँ, बस ये कपड़े रख दूं। जल्दी करो, दोपहर के लिए खाने के लिए देर हो रही है, हर काम में इतना समय लगाती हो। मीना उठकर हॉल में आ जाती है और एक बड़े बर्तन में चावल निकालकर कंकड़ चुनने बैठ जाती है। आज मैं इतने अच्छे से कंकड़ साफ करूंगी कि एक भी कंकड़ चावल में नहीं बचेगा। जब सब लोग खाना खाएंगे तो मेरी बहुत तारीफ करेंगे। मीना चावल साफ करते करते ख्यालों में खो जाती है और कंकड़ फेंकने के बजाय साफ चावल ही कचरे के डब्बे में डाल देती है और कंकड़ अलग बर्तन में रख देती है। मम्मी जी, मैंने चावल बहुत अच्छे से साफ किए हैं, कंकड़ अलग कर दिए हैं और चावल अलग रख दिए हैं। शाबाश बहू, आज तो तुमने जल्दी काम कर लिया। अब जाओ और रसोई में जाकर सबके लिए खाना बना लो। जी मम्मी जी, मैं अभी जाकर खाना बनाती हूँ। मीना रसोई में जाकर दाल, चावल, सब्जी और रोटियां तैयार करती है। दोपहर में पूरा परिवार हॉल में डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठता है। पहला निवाला लेते ही हरीलाल बोलते हैं, अरे बाप रे बहू, ये चावल में इतना बड़ा कंकड़ कहाँ से आ गया? अरे दांत ही टूट जाता मेरा। अरे मेरे चावल में भी कंकड़ निकला, ये क्या बात हुई? ये सब क्या है मीना? चावल में इतने कंकड़ कहाँ से आ गए? मेरे चावल में भी कंकड़ है भाभी, आपने चावल ठीक से साफ नहीं किए थे क्या? नहीं नहीं, मैंने तो बहुत अच्छे से कंकड़ साफ किए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कंकड़ आया कैसे। बहू, मैंने तुम्हें खुद चावल साफ करने दिए थे, क्या तुमने बिना साफ किए ही चावल चढ़ा दिए? तो तुम बाहर डस्टबिन में क्या फेंक कर आई थी? मम्मी जी, मैंने सच में चावल साफ किए थे। आप चाहें तो बाहर जाकर चेक करें, कचरे का डब्बा, वहीं कंकड़ वहीं पड़े होंगे। ठीक है बहू, लगता है सफेद वाले कंकड़ थे जो तुम्हें दिखे नहीं। एक काम करो, ये चावल कचरे में फेंको और दूसरे चावल बनाओ। मम्मी, मैं जाकर कचरा फेंकाती हूँ, तब तक भाभी नई चावल चढ़ा देगी।
रीना चावल लेकर बाहर आती है और डस्टबिन में देखती है तो वहाँ कोई कंकड़ नहीं होता, बल्कि ढेर सारे साबुत कच्चे चावल पड़े होते हैं। रीना हैरान होकर वे कच्चे चावल उठाकर हॉल में वापस आती है। मम्मी, ये देखिए, भाभी ने कंकड़ साफ करने के चक्कर में सारे साबुत चावल डस्टबिन में फेंक दिए और कंकड़ रसोई में रख दिए। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने मीना? तू हर काम में इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे कर देती है? पूरा अनाज बर्बाद कर दिया। मीना, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता क्या? थोड़ा ध्यान देकर काम किया करो। तू किसी काम की नहीं है मीना। मेरे गांव की बहुओं को देख, कितना परफेक्ट काम करती है। कोई उनके काम में एक कमी नहीं निकाल सकता। मीना किसी को कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। अगले दिन पूरे परिवार के सदस्य हॉल में बैठे हुए हैं। मीना सबके लिए नाश्ता और चाय बनाकर लाती है और सभी को परोस देती है। नाश्ता करते हुए हरीलाल, वाह बहू, नाश्ता तो बहुत स्वादिष्ट बना है। नाश्ता तो ठीक है, पर आज संडे है। बहू, आज हम सबके हफ्ते भर के कपड़े धो देना, और हाँ, कपड़े अच्छे से धोना। चावल वाली गड़बड़ बिल्कुल मत करना। मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, मैं ऐसे कपड़े साफ करूंगी कि आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। विकास, गोलू और रीना अपने अपने ढेर सारे कपड़े लाकर वॉशिंग मशीन के पास रख देते हैं। मीना वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट डालती है और फुल स्पीड मोड ऑन कर देती है। वो वहीं खड़ी होकर फिर से ख्यालों में खो जाती है। आज मैं सबके कपड़े इतने बढ़िया धोऊंगी कि मैल का एक धब्बा भी नहीं रहेगा। मम्मी जी देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। मीना कपड़े धोते समय फिर से ख्यालों में खो जाती है और मशीन तेज चलने के कारण कपड़े आपस में उलझकर फटने लगते हैं। कुछ देर बाद कल्याणी वॉशिंग मशीन के पास आती है और मीना से पूछती है, बहू, कपड़े धुल गए या नहीं? कितना समय और लगेगा? बस माँ जी, कपड़े धुल गए हैं, इन्हें बस मैं निकालने ही वाली थी। मीना मशीन बंद करके कपड़े बाहर निकालने लगती है। एक एक करके सारे कपड़े फटे हुए निकलते हैं। ये देखकर कल्याणी मीना से बोलती है, हे भगवान, सत्यानाश! ये क्या कर दिया तूने? सारे कपड़े फाड़ दिए। ठीक तरीके से कपड़े धोने भी नहीं आते क्या? मम्मी जी, मैं तो कपड़े बहुत अच्छे से साफ कर रही थी, पता नहीं ये मशीन कैसे फट गए। बहू, तू सच में किसी काम की नहीं है। तुझसे एक काम ढंग का नहीं होता। जब से इस घर में आई है तब से हर काम बिगाड़ती है। तू कम से कम किसी काम तो आ जा। इतना बड़ा नुकसान कर दिया है। मम्मी जी, क्या करूं? मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि काम अच्छे से अच्छा करूं, गड़बड़ करने का बिल्कुल नहीं सोचती, पर पता नहीं कैसे काम बिगड़ जाता है। ठीक है, अब बहाने मत बना। हॉल बहुत गंदा पड़ा है। जाकर हॉल का पोछा लगा और अच्छे से साफ कर दे। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मम्मी जी, अब मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी और मैं हॉल इतने अच्छे से चमकाऊंगी कि आप मेरी तारीफ करती रह जाएंगी। मीना हॉल में जाकर फर्श साफ करने के लिए एसिड और फिनाइल लेकर पूरे हॉल के फर्श पर पोछा लगाने लगती है, लेकिन वो ढेर सारा एसिड डाल देती है। उसके असर से संगमरमर और टाइल्स का रंग उड़ने लगता है। तभी हरीलाल, विकास और कल्याणी हॉल में आते हैं। बहू, ये क्या कर दिया तूने? ये किस चीज से पोछा लगा रही है तू? पापा जी, मम्मी जी ने हॉल को चकाचक चमकाने को कहा था, इसलिए मैं एसिड डालकर फर्श साफ कर रही हूँ। मीना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें समझ नहीं आता कि एसिड कितने हार्श होते हैं? फर्श की क्या हालत कर दी। हे भगवान, सत्यानाश! तूने पूरे घर का सत्यानाश कर दिया। इतना बड़ा नुकसान कर दिया तूने। बहू, तुझसे एक काम करने को कहो तो तू 10 काम खड़े कर देती है। अब पूरे हॉल में नई टाइल्स लगवानी पड़ेगी। मीना चुपचाप सबकी डांट सुनती रहती है, पर वो कुछ नहीं बोलती। कुछ दिनों बाद हॉल की टाइल्स बदल दी जाती है। एक दिन पूरा परिवार हॉल में बैठकर खाना खा रहा होता है। मम्मी जी, इस बार तो हॉल की टाइल्स बदलवाने में बहुत खर्चा हो गया। क्या करे बेटा, हमारी बहू जब से आई है हर काम बिगाड़ती है। इसकी वजह से हमें नया फर्श लगवाना पड़ा। तू किसी काम की नहीं है मीना। मम्मी जी, मैं बहुत काम की हूँ। मैं आप सबको खुश करना चाहती हूँ और घर के सारे काम संभालना चाहती हूँ, पर पता नहीं क्यों गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब से हम तुम्हें सिर्फ छोटे छोटे काम सौंपेंगे। देखेंगे तू कितना सुधार करती है। बड़ी जिम्मेदारी तुझे नहीं देंगे। उसी दिन शाम के वक्त कल्याणी मीना के कमरे में आती है। बहू, मुझे चाय पीनी है। जाकर रसोई में चाय बना दे, लेकिन ध्यान रखना इस बार कोई गड़बड़ मत करना और काम मत बढ़ाना। जी मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए बहुत बढ़िया चाय बना कर लाती हूँ। मीना रसोई में जाकर सबके लिए चाय चूल्हे पर चढ़ा देती है और फिर से मन ही मन सोचने लगती है, इस बार मैं इतनी स्वादिष्ट चाय बनाऊंगी कि मम्मी जी पीते ही खुश हो जाएंगी और मेरी तारीफ करेंगी। मीना चाय की पत्ती का डब्बा बंद करते करते फिर से ख्यालों में खो जाती है। चूल्हे की आंच तेज होती है और चाय उबलकर जलने लगती है।
जलने की बदबू पूरे घर में फैल जाती है। हॉल में बैठी कल्याणी तेजी से रसोई में आती है। ये क्या किया बहू, चाय जला दी, पूरी रसोई में धुआं भर दिया। तू सच में किसी काम की नहीं है। किसी के काम तो आ जा, एक काम तेरे ढंग से नहीं होता। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अच्छा मम्मी जी एक काम कीजिए, मुझे भी अपने साथ गांव ले चलिए। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपके गांव की बहुएं कैसी हैं और कितना परफेक्ट काम करती हैं। ठीक है, सही समय आएगा तो तुझे भी गांव ले जाऊंगी, ताकि तुझे पता चले कि काम कैसे किया जाता है। अगले दिन से कल्याणी और हरीलाल मीना को कोई भी काम देना बंद कर देते हैं। मीना हॉल में कल्याणी और हरीलाल के पास आकर बोलती है, मम्मी जी, पापा जी, मुझे बताइए ना कि आज मुझे क्या काम करना है। आप लोग मुझे कोई काम क्यों नहीं बता रहे हैं। रहने दे बहू, तू किसी काम की नहीं है। हम तुझसे कोई काम करवाकर नया झंझट खड़ा नहीं करना चाहते। हाँ बहू, कल्याणी सही कह रही है। हमें काम बिगाड़ना नहीं है और ना ही अपना काम बढ़ाना है। तू जाकर आराम कर। मीना उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। शाम को विकास ऑफिस से घर आता है। मीना कमरे में उदास बैठी थी। विकास मीना से पूछता है, मीना, तुम इतनी परेशान क्यों बैठी हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? विकास मैं क्या करूं, मैं सब काम बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि काम बिल्कुल परफेक्ट हो, कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन पता नहीं कैसे काम बिगड़ जाता है। अरे मीना, तुम काम करने से ज्यादा सोचने में समय बिता देती हो, इसीलिए ध्यान भटक जाता और गड़बड़ हो जाती है। अब काम करने से पहले सोचना तो पड़ेगा ही ना कि काम अच्छा हो रहा है या नहीं। कुछ दिनों बाद एक दोपहर पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ है। तभी पड़ोसन सुनीता वहां आकर अपनी बूढ़ी माँ को वहां छोड़ते हुए सुनीता से कहती है, कल्याणी बहन जी नमस्ते। आज बहुत मुसीबत आ गई है। मुझे और मेरे पति को एक बहुत ही जरूरी काम से तुरंत शहर से बाहर निकलना पड़ रहा है। घर पर कोई और नहीं है जो मेरी सास को देख सके। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरी सास को अपने पास संभाल लेंगी? हाँ हाँ सुनीता, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पड़ोसियों के काम ना आए तो फिर काहे का पड़ोस। तुम बेफिक्र होकर जाओ, माँ जी हमारे यहाँ सुरक्षित रहेंगी। हम लोग है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने तो बड़ी मुसीबत टाल दी। बस जरा संभल कर रहिएगा। माँ जी बहुत बातें करती हैं। अरे बूढ़ी है बेचारी, अगर हमसे बातें नहीं करेगी तो किससे करेंगी। तुम जाओ और बिना किसी चिंता के अपना काम निपटा कर वापस आओ, हम इन्हें संभाल लेंगे। सुनीता अपनी बूढ़ी सास को छोड़कर चली जाती है। कल्याणी मीना को अपने कमरे में बुलाती है। बहू, तू इनका ध्यान रख लेगी ना? सुना है ये थोड़ा ऊंचा भी सुनती है, कोई गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो भारी मुसीबत हो जाएगी। जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ जी को संभाल भी लूंगी और उनसे ढेर सारी बातें भी कर लूंगी। कल्याणी से बातें करने के बाद मीना हॉल में आती है और बुजुर्ग मोहिनी के साथ सोफे पर बैठकर बातें करते हुए, बताइए माँ जी कैसी हैं आप? किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह देना। अरे बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। ठीक है माँ जी, मैं अभी लाती हूँ। आप आराम से बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लाती हूँ। मीना किचन में चली जाती है और गर्मा गर्म रोटियां बनाते हुए मन ही मन सोचती है, मैं माँ जी का इतने अच्छे से ध्यान रखूंगी कि इनकी बहू को लगेगा कि माँ जी किसी और के घर नहीं थी। वो सोचेंगे कि मीना कितनी जिम्मेदार है। इधर हॉल में मोहिनी अकेली बैठी बोर हो जाती है। वो टीवी का रिमोट उठाकर चैनल बदलने की कोशिश करती है, लेकिन टीवी बंद हो जाता है। अरे ये टीवी क्यों बंद हो गया? अरे बहू कहाँ चली गई? जरा टीवी ऑन कर दे, मुझे टीवी देखनी है, ये बंद हो गई। मीना को मोहिनी की आवाज सुनाई नहीं देती। मोहिनी सोफे से उतरती है और टीवी के पास जाकर उसे ठोक कर चालू करने की कोशिश करती है। तभी अचानक टीवी गिर जाता है और टूट जाता है। तभी मीना प्लेट में गर्मा गर्म पोहा लेकर हॉल में आती है और टूटी हुई टीवी को देखकर घबरा जाती है। तभी हरीलाल और कल्याणी अपने कमरे से बाहर आते हैं। क्या हुआ बहू, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? पापा जी, माँ जी, वो देखिए टीवी टूट गया। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने मीना? अगर इन्हें संभाल नहीं सकती थी तो तूने इनकी जिम्मेदारी क्यों ली? खामखा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। तभी वहां सुनीता आ जाती है और मोहिनी के हाथ में लगी चोट को देखकर गुस्सा करते हुए कहती है, ये क्या हाल बना रखा है मेरी सासू माँ का आप लोगों ने? आप सब पे भरोसा करके इन्हें यहाँ छोड़ा था, आपसे ठीक से संभाला नहीं गया। इससे अच्छा तो हम इन्हें किसी दूसरे पड़ोसी के घर छोड़ जाते। चलिए माँ जी, आपके हाथों पर चलकर पट्टी पर कर देती हूँ। सुनीता अपनी सास को लेकर वहां से चली जाती है। बहू, तू सच में किसी काम की नहीं है। तू हमारे काम तो बिगाड़ती ही थी, आज पड़ोसियों के सामने भी हमारी इज्जत का कबाड़ा कर दिया।
आज तेरी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से कितना बड़ा हादसा हो सकता था, तुझे पता भी है। अब बहुत हो गया। अब मैं तुझे अपने गांव ले चलती हूँ और तुझे दिखाती हूँ कि बहुएं कैसी होती है, कैसे लोगों के काम आती है और कैसे परफेक्ट काम करती है। अगले दिन कल्याणी मीना को लेकर अपने गांव पहुंचती है। गांव में कल्याणी का बड़ा परिवार रहता है। कल्याणी की देवरानी पुष्पा उनका स्वागत करती है। अरे जेठानी जी, आप अचानक गांव आ गई, बहुत अच्छा किया। आइए आइए, अंदर आइए। तभी अंदर से पुष्पा की बहू सीमा आती है। वो अपनी सास पुष्पा पर चिल्लाने लगती है। मम्मी जी, जब मैंने आपसे कहा था कि मैंने ये सामान यहाँ रख दिया है तो आपको इसे छूने की क्या जरूरत थी? अब मुझे दोबारा काम करना पड़ेगा। इतना बोलकर सीमा वहां से चली जाती है। तभी कल्याणी पुष्पा से पूछती है, ये क्या हुआ पुष्पा, तुम्हारी बहू तुम पर ऐसे क्यों चिल्ला रही है? क्या बताऊं जेठानी जी, इसे घमंड है कि ये हर काम बिल्कुल परफेक्ट करती है। इसके हिसाब से तो घर में किसी को कुछ नहीं आता, बस यही सब जानती है। छोड़ इसे मीना, चल मैं तुझे दूसरी बहुओं का काम दिखाती हूँ कि गांव में कैसे काम होता है। कल्याणी मीना को लेकर पड़ोसी के घर जाती है, जहाँ उनकी बहू रेखा रसोई में ढेर सारा खाना बना रही होती है। देख मीना, इसे कहते हैं सलीका। देख कितना बढ़िया खाना बना रही है और कितना साफ सुथरा काम कर रही है। बहू, तूने कभी इतना अच्छा खाना बनाया है जैसा रेखा बना रही है? नहीं मम्मी जी, मुझसे तो अक्सर कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। तभी रेखा की सास रसोई में आती है और सब्जी चखती है। रेखा बेटा, मैंने कहा था ना कि मुझे खाने में मिर्च कम पसंद है, तुमने फिर मिर्च ज्यादा डाल दी। मम्मी जी, जैसा खाना सब खाते हैं वैसा ही बनाया है। अगर आपको इतना ही परफेक्ट खाना चाहिए था तो खुद बना लेती। अब जो बनाए चुपचाप खा लीजिए। रेखा की सास बेबस होकर वहां से चली जाती है। मम्मी जी, ये बहू अपनी सास पर इस तरह चिल्ला कैसे सकती है? अब पता नहीं बहू, लगता है किसी बात पर गुस्सा होगी। चल आगे चलते हैं। कल्याणी मीना को लेकर एक और रिश्तेदार के घर जाती है, जहाँ की बहू सरला ने पूरा घर फूलों और रंगोली से सजा रखा है। देख मीना, इस घर को देख, एक भी दाग नहीं है कहीं। सरला को हर काम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता है। तभी सरला की सास कल्याणी के लिए पानी का ग्लास लेकर आती है। कल्याणी पानी पीकर ग्लास सिंक में रख देती है। तभी सरला दौड़ती हुई आती है और अपनी सास पर पिघलने लगती है। मम्मी जी, अभी अभी मैंने सिंक साफ किया था, यहाँ ये जूठा ग्लास क्यों रख दिया? आपको समझ नहीं आता कि इसे साफ करने में कितनी मेहनत लगती है? कल्याणी ये सब देखकर हैरान रह जाती है और पूरे रास्ते मन में सोचती है, मैंने मीना को क्या क्या नहीं कहा। तू किसी काम की नहीं है, मेरे कर्म फूटे थे जो तुझे ले आई, किसी काम तो आ जा। लेकिन मीना ने कभी एक शब्द पलटकर नहीं बोला, हमेशा सिर झुकाकर मेरी हर डांट सह ली। कल्याणी को अपनी गलती का एहसास होता है। कल्याणी और मीना गांव से अपने घर लौट आते हैं। मीना तुरंत कल्याणी के लिए ठंडे पानी का ग्लास और तौलिया लेकर आती है। मम्मी जी, आप थक गई होंगी, लीजिए पानी पी लीजिए। कल्याणी एक टक मीना को देखती रहती है। तभी मीना कल्याणी से पूछती है, क्या हुआ मम्मी जी, आप रो क्यों रही हैं? मुझसे फिर कोई गलती हो गई है क्या? नहीं मेरी बच्ची, तुझसे कोई गलती नहीं हुई। गलती तो मुझसे हुई थी। मैं तुझे गांव ये दिखाने लाई थी कि परफेक्ट बहू कैसी होती है, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि काम में परफेक्शन से ज्यादा इंसान का दिल और उसका व्यवहार मायने रखता है। यहाँ की परफेक्ट बहुएं अपने काम के घमंड में अपनी सास को पलटकर जवाब देती हैं और उनका अनादर करती हैं। मुझे ऐसी कोई परफेक्ट बहू नहीं चाहिए। तो जैसी भी है मेरी बहू है। भले ही तुझसे काम थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन तेरा दिल साफ है और तू अपनों का सम्मान करना जानती है। सच मम्मी जी, आप मुझसे गुस्सा नहीं है? अरे पागल, अब तुझ पर गुस्सा कैसे हो सकती हूँ? तू ही तो मेरे घर की असली रौनक है। भले ही तू किसी काम की ना हो, पर मेरे दिल के सबसे ज्यादा काम की तू ही है। कल्याणी की बात सुनकर मीना मुस्कुरा देती है। अब दोनों गांव से वापस अपने घर आ जाती है।